Good morning, all of guys. वेलकम टू वी ब्रेन स्टॉर्मिंग क्लासेज। हमारा पीछे क्लासों में मौर्यकालीन जो वास्तुकला थी उस विषय का हमने कंप्लीट कर लिया था। इस विषय के बारे में हम मौर्य काल के बारे में प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस के ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चनों के माध्यम से इन सभी का जो विषय वस्तु मौर्य काल के अंदर हमने पढ़ी थी वो उन सभी का निचोड़ इसमें क्वेश्चनों के माध्यम से हम निकाल के लाए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है दोस्तों कि चाम्रधारणी यक्षी संबंधित है कि चाम्रधारणी यक्षी है, आपने चाम्रधारणी यक्षी पढ़ी थी, वो किस से संबंधित है? विदिशा नगरी से था या बेस नगर से थी या फिर दीदारगंज से या मथुरा से। यानी चाम्रधारिणी जो यक्षिणी की मूर्ति थी वो कहाँ से आपको प्राप्त हुई थी? दीदारगंज से प्राप्त हुई थी। वो मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी दोस्तों? दीदारगंज से। यानी दीदारगंज से वो मूर्ति प्राप्त हुई थी आपकी। और ये जो दीदारगंज की जो मूर्ति है वो फिलहाल संग्रहालय कहाँ है इसका? ये पटना संग्रहालय में स्थित है। पटना संग्रहालय में स्थित ये मूर्ति है। और ये दीदारगंज की मूर्ति, ये मूर्ति दोस्तों 5 फीट और 6 इंच की है। 5 फीट और 6 इंच इस मूर्ति की लंबाई मानी गई है। और इसका माध्यम है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका माध्यम है बलुआ पत्थर से। यानी ये बलुआ पत्थर से बनाई गई ये मूर्ति है जिसकी ओपदार पॉलिश के लिए प्रसिद्ध ये चाम्रधारिणी मूर्ति है। ये मूर्ति कला व साहित्य में रमणीय रूप में भी प्रसिद्ध हुई है। ये जो मूर्ति है ये रमणीय रूप में इसको प्रसिद्धि किस रूप में मिली? रमणीय रूप में। यानी दाहिने हाथ में चाम्रधारिणी धारण किए हुए जो दीदारगंज की मूर्ति है वो रमणीय रूप में प्रसिद्ध हुई थी, जिसकी लंबाई है 5 फीट 6 इंच और जिसका माध्यम है दोस्तों बलुआ पत्थर। पटना संग्रहालय में स्थित दीदारगंज की आपकी ये मूर्ति है। और इसे दीदारगंज की जो मूर्ति है चाम्रधारिणी, इसके बारे में निहार रंजन राय ने कहा कि नए नगर नवेली की संभवतः यह पहली मूर्ति मानी गई है। नगर नवेली की संभवतः यह पहली मूर्ति मानी गई है। यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि नगर नवेली की प्रथम मूर्ति मानी गई है। नगर नवेली की प्रथम मूर्ति मानी गई है कौन सी? चाम्रधारिणी की दीदारगंज में प्राप्त हुई वो मूर्ति। ये कथन किसका है? ये कथन है निहार रंजन राय का। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि धर्मराज्य का स्तूप किस सम्राट द्वारा बनाया गया? धर्मराज्य का स्तूप किस सम्राट, यानी धर्म पर आधारित जो स्तूपों का निर्माण किया गया था सर्वप्रथम, वो किस सम्राट के द्वारा, किस राजा के द्वारा बनाया गया? वो विष्णुवर्धन, समुद्रगुप्त, रुद्रसेन द्वितीय या अशोक? तो इसमें आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि दोस्तों अशोक इसका राइट आंसर होगा। यानी सम्राट अशोक ने धर्म राज्य का स्तूप का निर्माण करवाया था। यानी अशोक स्तंभ का भी जब निर्माण करवाया तो उसने महात्मा बुद्ध के प्रथम महापरिनिर्वाण के ऊपर इसने प्रथम उपदेश के ऊपर इसने जो अशोक स्तंभ शीर्ष स्तंभ का निर्माण इसने करवाया था, सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि मूर्तियों की सतह पर एक विशेष प्रकार की ओप चढ़ाना किस युग की विशेषता थी? महत्वपूर्ण विशेषता किस युग की थी? बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं दोस्तों, किसी टीजीटी पीजीटी के अंदर या आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड या लेक्चरर के अंदर ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। शुंग काल की विशेषता क्या? मूर्तियों के ऊपर ओपदार चढ़ाना किस युग? ओपदार विशेष प्रकार की ओपदार किस युग की विशेषता है? शुंग काल की, मौर्य काल की, सातवाहन काल की या कुषाण काल की? तो आपने अच्छे से इसका अध्ययन किया था दोस्तों हमने कि ओपदार चढ़ाना पॉलिश किस काल की है? वो है आपकी मौर्य काल की। मौर्य काल की ओपदार पॉलिश प्रसिद्ध हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाट व परगाह किसके अंग है? लाट व परगाह, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको ये अच्छे से अध्ययन किया था हमने कि इसके विषय के अंदर कि लाट और परगाह जो स्तंभ है उस स्तंभों का लाट और परगाह के भागों में बांटा गया। लाट यानी नीचे वाला ये भाग तो हो गया आपका लाट, इसको तो लाट बोल दिया गया। इसको क्या नाम से बोला? इसको लाट नाम से, यानी इसको तो लाट किया। और जो ऊपर का भाग था जिसको कमल था
उल्टा कमल था, उसके ऊपर चौकी थी, चौकी के ऊपर शेर थे। इस पूरे भाग को क्या बोल दिया गया? परगा। इस भाग को क्या बोल दिया गया? परगा। यानी ये लाट और परगा विशेषता थी, ये थी मौर्यकालीन स्तंभों की विशेषता थी दोस्तों। तो मौर्य युगीन स्तंभों के अंग थे ये जो लाट व परगा। इसके बारे में हमने अच्छे से अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के काल में निर्मित जिस स्तंभ के परगह को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया वह कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने आपको अच्छे से बताया था कि सम्राट अशोक के द्वारा जो शीर्ष स्तंभ है वह कहाँ स्थित है? वह स्थित है दोस्तों आपके सारनाथ के संग्रहालय में। सारनाथ संग्रहालय में। कन्फ्यूज मत हो जाना दोस्तों कि ये राष्ट्रीय चिन्ह है तो आपने बोलोगे कि राष्ट्रीय राजधानी में होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये राजधानी में नहीं, ये कहाँ है? सारनाथ संग्रहालय में। सारनाथ संग्रहालय में स्थित आपका सम्राट अशोक के काल में जो निर्मित स्तंभ है उस भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया। वो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा था दोस्तों? इस प्रकार से चौकी थी, और चौकी यहाँ पर पशु थे और यहाँ पर क्या थे? 4 सिंह थे, यानी शेर थे। 4 तो शेर थे और चौकी थी, चौकी के ऊपर यहाँ पर कुछ ऐसे कंठ भी थे। इस प्रकार से ये जो आपने देखा था आपने कि राष्ट्रीय चिन्ह यानी एम्बलम, राष्ट्रीय एम्बलम घोषित किया था, वो सारनाथ के संग्रहालय में स्थित है। अशोककालीन किस स्तंभ के परगह को राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव प्राप्त है? अशोककालीन किस स्तंभ के परगह को, कौन से स्तंभ है जिसके परगह को राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव प्राप्त है? वो है दोस्तों आपका सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ। सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ है जो अशोककालीन परगह है राष्ट्रीय चिन्ह को घोषित किया था, जिसको 26 जनवरी 1950 के अंदर इसको मान्यता दी थी कि इसको राष्ट्रीय चिन्ह घोषित करने का जो हमारी सरकार ने काम किया था वो था अशोक का शीर्ष स्तंभ के बारे में राष्ट्रीय चिन्ह यानी एम्बलम। यानी इसको एम्बलम, राष्ट्रीय एम्बलम के नाम से भी जानते हैं। ये नाम याद रखना दोस्तों, राष्ट्रीय एम्बलम के नाम से भी इसको जानते हैं। जिससे एक धम्मचक्र था और 4 सिंह थे, धम्मचक्र, और सारनाथ संग्रहालय यूपी में इसकी। ये दोस्तों इसकी जो सतह थी, इसकी जो राष्ट्रीय चिन्ह की सतह थी वो अत्यधिक चिकनी पॉलिशदार थी। ये तो थी सभी। और इसके बारे में जो सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ है इसका भी आपको मैं चलो बता देता हूँ कि जो सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ है इसके बारे में दोस्तों, ये जो सारनाथ का वाराणसी यूपी के अंदर था। सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ यानी सारनाथ का जो स्तंभ था वो वाराणसी यूपी में स्थित है। वाराणसी यूपी में स्थित मिला थे हमें सारनाथ के सिंह शीर्ष स्तंभ। और सम्राट अशोक द्वारा निर्मित भगवान बुद्ध के प्रथम यानी धम्मचक्र परिवर्तन के प्रथम उपदेश देने की जो घटना की स्मृति में अशोक द्वारा निर्मित करवाया था वो था सारनाथ का सिंह स्तंभ। और ये मौर्य काल का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना गया है। मौर्य काल का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना गया है, जिसका प्रभाव ईरानी प्रभाव भी देखने को मिलता है। इस जो सारनाथ के स्तंभ को दोस्तों 5 भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा है। वो 5 भाग कौन कौन से? एक तो आपका नीचे स्तंभ आ गया, नीचे से स्तंभ आ गया। 2 नंबर पर आपका आ गया दोस्तों उल्टा कमल। 3 नंबर पर इसका दोस्तों आपका आ गया था चौकी या ढोल। 3 नंबर पर चौकी या ढोल। और 4 नंबर पर आपका 4 सिंह। और दोस्तों 5 नंबर पर आपके आ गए थे जो धम्मचक्र था, धम्मचक्र वो धम्मचक्र 5 नंबर पर इनके आ गए थे। अब इनकी थोड़ी सी विशेषता भी है दोस्तों कि इन स्तंभ पर तो लिपि लिखी हुई थी। इन स्तंभ पर किसकी? ब्राह्मी लिपि लिखी हुई थी इन स्तंभों पर ब्राह्मी लिपि लिखी हुई थी। और जो उल्टा कमल था ये पृथ्वी का आपका परिचारक था। और चौकी या ढोल के ऊपर 4 पशु थे जो दक्षिणावर्त गति करते हुए दिखाई दे रहे थे। और ये 4 सिंह जो चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। और धम्मचक्र भी आपका पृथ्वी सूर्य या समय का प्रतीक माना गया था। इस प्रकार से हमने सारनाथ के शीर्ष स्तंभ के बारे में अच्छे से अध्ययन किया था। और ये 4 सिंह वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भरहुत स्तूप का अन्वेषण किसने किया था? जो भरहुत का स्तूप है इसका अन्वेषण करने वाला कौन था? राई कृष्णदास, पर्सी ब्राउन, अलेक्जेंडर कनिंघम या इनमें से कोई नहीं। भरहुत का स्तूप का ये हमारा थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो गया, आगे पढ़ेंगे कि ये जो भरहुत का स्तूप है ये अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा अन्वेषण किया गया था। नेक्स्ट है
कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अमरावती का स्तूप किस नदी के किनारे है? अमरावती, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अमरावती का, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस हो गया आपका, आगे हम पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सारनाथ स्थित लायन शीर्ष या लायन कैपिटल किस माध्यम में निर्मित है? चमकदार पत्थर से, जस्ता से, लोहा से या फाइबर ग्लास से? तो आपको पता है कि चमकदार पत्थर से, चमकदार पत्थर था, जो चमकदार पत्थरों को काट काट कर यहाँ पर लायन कैपिटल यानी लायन शीर्ष यानी सारनाथ का जो शीर्ष स्तंभ था उसका निर्माण किया गया था चमकदार पत्थर के द्वारा। नेक्स्ट, सांची में प्रदर्शित कला व शिल्प किस धर्म से संबंधित है? सांची में जो प्रदर्शित कला व शिल्प था वो किस धर्म से संबंधित था? वो दोस्तों क्या आपका हिंदू धर्म से था, जैन धर्म से था, बौद्ध धर्म से था या मुस्लिम धर्म थे? तो आपको पता है कि बौद्ध धर्म से वो संबंधित था। यानी जो सांची में प्रदर्शित वो कला व शिल्प है वो किस धर्म से संबंधित थी? बौद्ध से संबंधित थी, बौद्ध धर्म से संबंधित था। मूर्तियों पर औपदार पॉलिश किस काल की विशेषता है? ये आपने पढ़ लिया कि ये मौर्य काल की विशेषता है। सारनाथ के स्तंभ के परघे की चौकी पर 4 पशु आकृतियां उत्कीर्ण हैं, वो कौन सी हैं? वो कौन सी है दोस्तों? देखते हैं कि वृषभ है, घोड़ा है, क्या गाय है? नो, हाथी है, बिल्कुल। वृषभ है, मछली है, घोड़ा है, गाय है? नो, वृषभ है, घोड़ा है, शेर है और हाथी है, राइट। हाथी, मछली, घोड़ा, शेर, ये नहीं है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर वृषभ है यानी बैल है, वृषभ या बैल आ सकता है, घोड़ा है, सिंह है और हाथी या गज भी हो सकता है। इस प्रकार से 4 पशु हैं, जो दोस्तों ये दक्षिणावर्ती गति करते हुए दिखाई आपको। चाम्रग्रहणी शिल्प है, चाम्रग्रहणी शिल्प किस काल की है? शुंग काल की, मौर्य काल की? बिल्कुल, मौर्य काल की चाम्रग्रहणी आपकी स्थिति हमने अध्ययन पीछे क्वेश्चन में कर लिया। सारनाथ का शीर्ष स्तंभ किसके शासन काल में निर्मित हुआ? वो आपको सबको पता है दोस्तों, अशोक काल के अंदर निर्मित हुआ था। धर्म राज्य का स्तूप किस सम्राट द्वारा बनाया गया? धर्म राज्य का स्तूप ये अशोक सम्राट के द्वारा। सारनाथ की 2 प्रसिद्ध मूर्तियों के नाम क्या हैं? सारनाथ की जो प्रसिद्ध मूर्तियों के नाम, कार्तिकेय, गणपति। आपने सारनाथ की 2 प्रसिद्ध मूर्ति पढ़ी थी क्या? नहीं। मैं महिषा मर्दिनी या शिववाहिनी पढ़ी थी? नहीं। विशाल बोधिसत्व या धर्म चक्र प्रवर्तन बुद्ध? बिल्कुल, विशाल बोधिसत्व। एक तो विशाल बोधिसत्व की मूर्ति, एक धर्म चक्र प्रवर्तन जो बुद्ध की थी, इनकी भी यहाँ पर जो स्तंभ के निर्माण किए जाते हैं वहाँ पर हमने यहाँ पर ये मूर्तियाँ यहाँ पर पढ़ी थी मौर्य काल के अंदर। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? बिल्कुल, अशोक का कौन सा अभिलेख है जिसमें मयूर की आकृति उत्कीर्णित है? वो है दोस्तों आपका नंदनगढ़ का अभिलेख। नंदनगढ़ का अभिलेख है जिसमें मयूर की आकृति उत्कीर्णित की गई है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्कर कहाँ से लिया गया है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्कर आपका बरौत स्तूप से या कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा से, लोहरिया नंदनगढ़ स्थित अशोकीय स्तंभ का शीर्ष स्तंभ से, या सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित अशोकीय स्तंभ का शीर्ष। देखिए दोस्तों, कन्फ्यूजन मत हो जाना कि यहाँ पर भी अशोकीय स्तंभ था, अगले वाले ऑप्शन को आप पढ़ोगे नहीं तो आप ये राइट कर सकते हो, या लेकिन यहाँ पर क्या है, ये रॉन्ग है। लोहरिया नंदनगढ़ में स्थित नहीं है, ये है सारनाथ स्थित है। अशोकीय जो स्तंभ है उसका शीर्ष ही हमारे राष्ट्रीय ध्वज, जो राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्कर है वो लिया गया है। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया? मेहराब युक्त, देखिए दोस्तों मैं आपको इसकी पिक दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों कि भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार भीमबेटका में बनी थी, बाजा में गुफा, कार्ली गुफा या लोमेश ऋषि की गुफा। तो मैंने आपको बताया था कि दोस्तों ये देखिए कि आपका मेहराब युक्त, ये आपकी मेहराब युक्त जो गुफा थी, मेहराब युक्त यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मेहराब युक्त जो अलंकृत ये गुफा, ये सर्वप्रथम लोमेश ऋषि की गुफा में देखने को मिलता है। लोमेश ऋषि की जो गुफा थी आपकी उसमें देखने को मिलता मेहराब युक्त प्रवेश द्वार, मेहराब युक्त प्रवेश द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प किस काल का है। जो परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प है वो आपका मौर्य काल का है, सिंधु घाटी का, गुप्त काल का या कुषाण काल का। नो, बिल्कुल राइट। इसमें जो परखम यक्ष नामक जो मूर्ति शिल्प है वो किस काल का है दोस्तों, मौर्य काल का माना गया है। जो इसका जो परखम यक्ष नामक जो मूर्ति शिल्प है इसका जो संग्रह दोस्तों मथुरा संग्रहालय में, यानी इसका संग्रह है मथुरा संग्रहालय में इसका संग्रह फिलहाल वर्तमान में किया गया है। परखम यक्ष जो नामक मूर्ति है ये मौर्य काल की मूर्ति मानी गई है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुफा में कलाकार कान्हा का नाम उल्लेखित है। बिल्कुल राइट। कौन सी गुफा है जिसमें कलाकार कान्हा का नाम उल्लेखित किया मिलता है आपको। कौन सी गुफा है जिसमें कलाकार कान्हा का नाम, या कौंडान्य गुफा, वापी गुफा, पिप्पल खोड़ा गुफा या लोमस ऋषि की गुफा। देखिए दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा पिप्पल खोड़ा गुफा। ये जो आपकी कान्हा के जो पिप्पल खोड़ा गुफा है ये जो दोस्तों जी अलबत्ता महाराष्ट्र में स्थित है। ये कहाँ है, अलबत्ता महाराष्ट्र में स्थित ये गुफा जो पिप्पल खेड़ा की गुफा है जिसमें कान्हा जो कलाकार कान्हा का नाम क्या है उत्खनन किया गया है। ये कौंडान्य गुफा इसके अंदर दोस्तों जो कलाकार कान्हा था, ये कान्हा का शिष्य बालक का नाम उत्खनित है। ये जो कलाकार जो कान्हा था इनका शिष्य था, एक शिष्य, और उस शिष्य के बालक का नाम उत्खनित कौन सी गुफा में, कौंडान्य गुफा। और ये कौंडान्य गुफा और पिप्पल खेड़ा गुफा ये दोनों है कहाँ दोस्तों, ये है आपकी अलबत्ता महाराष्ट्र के अंदर, अलबत्ता महाराष्ट्र में ये दोनों गुफा है। लोमस ऋषि के गुफा के बारे में मैंने अच्छे से अध्ययन करवा दिया है। और वापी गुफा भी दोस्तों किसकी, ये वापी गुफा किसके द्वारा की गई, ये वापी गुफा दोस्तों आपकी जो अशोक का पुत्र दशरथ के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। दशरथ के द्वारा इन वापी गुफा का उत्खनन किया गया। वापी गुफा के साथ साथ में दशरथ के द्वारा और कौन सी गुफा थी दोस्तों, गोपी गुफा थी, वापी थी, वदती गुफा भी थी। गोपी गुफा तो सबसे बड़ी गुफा सुरंगनुमा गुफा थी, वो गोपी गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि जो पिप्पल खेड़ा गुफा व कौंडान्य गुफा कहाँ स्थित है। मैंने अभी भी बताया कि अलबत्ता महाराष्ट्र में पिप्पल खेड़ा गुफा व देखिए दोस्तों अलबत्ता मध्य प्रदेश भी है, लेकिन यहाँ पर अलबत्ता कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, अलबत्ता महाराष्ट्र में पिप्पल जो गुफा है, पिप्पल खेड़ा गुफा और कौंडान्य गुफा कहाँ स्थित है, अलबत्ता महाराष्ट्र में। इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मौर्यकालीन स्तंभों की जो ऊंचाई, मौर्यकालीन स्तंभों की ऊंचाई क्या है। मौर्यकालीन स्तंभों की ऊंचाई पूछी गई है दोस्तों, तो मौर्यकालीन स्तंभों की ऊंचाई या 30 से 40 फीट, 20 से 50 फीट या 40 से 80 फीट या फिर 10 से 40 फीट। इसमें से आपको बताना है कि मौर्यकालीन जो स्तंभ हैं उसमें जो स्तंभ हैं उनकी ऊंचाई कितनी बताई गई है। तो इसमें स्तंभों की ऊंचाई दोस्तों 20 से 50 फीट मानी गई है। मौर्यकालीन स्तंभों की ऊंचाई कितनी मानी गई है दोस्तों, 20 से 50 फीट मानी गई है। मौर्यकालीन स्तंभों को शीर्ष भाग एंडिया एबेक्स जो परगाह कहते हैं और तना अशोक जो लेख के लिखे हुए थे उसमें तना था। अब दोस्तों थोड़ा सा इसे स्तंभों के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों कि मौर्यकालीन जो स्तंभ था ये नीचे वाला स्तंभ है, ये नीचे वाला जो स्तंभ था आपका जी, इस स्तंभ के अंदर ये ब्राह्मी लिपि से उत्खनित थी। जो विश्व की प्राचीनतम लिपि मानी गई वो ब्राह्मी लिपि मानी गई है। और यहाँ पर लेख लिखे हुए थे प्रजा के द्वारा अच्छे कर्मों के लेख, प्रजा के द्वारा जो राजा के द्वारा अच्छे कर्मों के लेख यहाँ पर खुदवाए गए थे और ये लेख थे। और दोस्तों जो आपकी ये आपका स्तंभ नीचे वाला स्तंभ हो गया। और ये दोस्तों आपका मेखला, इसको आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये हो गया आपका मेखला। ये देखिए ये मेखला, ये आपका मेखला है और यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका दोस्तों स्तंभ है, ये आपका स्तंभ है जो ये आपको दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों ये जो दिखाई दे रहा है ये आपके ये चौकी, ये है चौकी। और ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है दोस्तों आपको घंटाकार आकृति या उल्टा कमल, यानी घंटाकार आकृति। और ये क्या है आपके शीर्ष पर सिंह है,
शीर्ष पर क्या है, सी उत्कीर्ण। इस प्रकार से दोस्तों ये 5 भागों में इसको मौर्यकालीन स्तंभों की स्तंभ थे इनको बांटा है। स्तंभ मेखला तो ये हो गया, 4 भागों में इनको बांटा, स्तंभ, चौकी, शीर्ष पर सिंह और एक स्तंभ, ये हो गया 3 भागों में इसको बांटा, 3 भागों में। एक तो आपका स्तंभ हो गया, एक चौकी होगी और एक जो शीर्ष पर सिंह, इनको बांटा गया इस प्रकार से। और इसकी जो लंबाई थी इनके द्वारा बनाई गई वो 20 से 50 फीट के मध्य मानी गई है, 20 से 50 फीट के मध्य इनकी लंबाई मानी गई है। लेकिन दोस्तों आपका एक अशोक स्तंभ है, उसकी भी लंबाई आपको यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए कि जो अशोककालीन जो अशोक स्तंभ है, जो अशोक का शीर्ष स्तंभ है, उसकी लंबाई कितनी है। उसकी लंबाई दोस्तों आप ध्यान में रखना 30 से 50 फीट के मध्य, यानी 30 से उसकी अशोककालीन की स्तंभ की जो लंबाई है वो 30 से 50 फीट है। लेकिन जो मौर्यकालीन स्तंभों की जो ऊंचाई है या लंबाई है वो है दोस्तों आपकी 20 से 50 फीट है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों कि यह महल देवताओं द्वारा बनाया गया, यह महल देवताओं द्वारा बनाया गया किसने कहा था, किसके लिए वह किसने कहा था। यह महल देवताओं द्वारा बनाया गया, ये किसने वह किसके लिए वह किसने कहा। पाटलिपुत्र का महल, बिल्कुल पाटली जो पुत्र का तो महल था उसके द्वारा कहा गया था, लेकिन किसने कहा था, किसके लिए कहा गया, पाटलिपुत्र के लिए। विष्णुगुप्त ने कहा पाटलिपुत्र का महल फाहियान ने कहा, या अशोक स्तूप महल रायकृष्ण दास ने कहा, या इनमें से कोई नहीं। अब इसमें कंफ्यूज हो गए दोस्तों, आपको ये तो पता चल गया कि यह पाटलिपुत्र का जो महल था इसके लिए कहा गया था, लेकिन किसने कहा था ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये किसने कहा गया था दोस्तों, फाहियान के द्वारा कहा गया था। फाहियान के द्वारा कहा गया था कि यह महल जो देवताओं द्वारा बनाया गया है, और पाटलिपुत्र का जो महल था ये लकड़ी से बनाया गया। इसकी लकड़ी से छत थी और फर्श लकड़ी से थे, और इसके जो पिलर थे वो थे पत्थर के, इसके पिलर पत्थर के थे दोस्तों, और ये लकड़ी से इसके फर्श और छतें लकड़ी के द्वारा बनाई गई थी। तो इसी को देखकर तो कहते हैं कि जो मौर्यकालीन जो स्थापत्य कला है वो लकड़ी के साथ साथ पत्थर का भी प्रयोग, इसमें ईंटों व पत्थरों का भी प्रयोग इसमें किया गया है बहुतायत से। तो ये पाटलिपुत्र का महल है जो यह महल इतना सुंदरतम है कि यह महल देवताओं द्वारा बनाया गया है। इसकी तुलना की है, किसने की है, फाहियान के द्वारा की गई है। और इसका दोस्तों ये पाटलिपुत्र का महल है, ये इसका क्षेत्र कितना है, ये 18 × 18 स्टेडिया के अंदर वर्ग क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। यानी स्टेडिया स्क्वायर के क्षेत्र के अंदर ये जो पाटलिपुत्र का बहुत ही बड़ा जो देवताओं द्वारा बनाया गया इसकी तुलना की गई है, फाहियान के द्वारा ये महल फैला हुआ है। इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गलत कथन को छांटना आपको, कि गलत कथन इनमें से कौन सा है, गलत कथन इनमें से कौन सा है। बारावार की गुफाएं किसके द्वारा निर्मित की थी, किसके द्वारा, ध्यान में रखिए दोस्तों कि बारावार की जो गुफाएं हैं वो अशोक द्वारा ही निर्मित की गई। इस द राइट, ये कथन कौन सा हो गया, राइट हो गया। तो नागार्जुन की गुफाएं किसके द्वारा, नागार्जुन की गुफाएं दोस्तों आपको पता है कि ये दशरथ के द्वारा की गई थी। यानी बारावार की तो गुफाएं अशोक के द्वारा, और नागार्जुन की गुफाएं किसके द्वारा उत्खनन की गई थी, ये अशोक के जो पुत्र दशरथ के द्वारा की गई थी। और विश्व झोपड़ी गुफा, यहाँ पर गुफा है, विश्व झोपड़ी गुफा का निर्माण किसने करवाया, ये निर्माण दोस्तों अशोक द्वारा, बिल्कुल राइट। विश्व झोपड़ी जो गुफा का निर्माण भी अशोक के द्वारा किया गया। हम एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चले, एनसीईआरटी बुक के अंदर विश्व झोपड़ी की गुफा अशोक के द्वारा इसका निर्माण किया गया। सुदामा गुफा का निर्माण किसके द्वारा किया गया, सुदामा गुफा दोस्तों अशोक द्वारा, बिल्कुल राइट। सुदामा गुफा की दोस्तों अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। वापी गुफा दशरथ के द्वारा, राइट। वापी गुफा भी दशरथ के द्वारा, और वदती गुफा अशोक द्वारा, नो रोंग। ये तो वदती गुफा है, ये अशोक के द्वारा नहीं है, ये भी दोस्तों आपकी दशरथ के द्वारा, ये भी दशरथ के द्वारा इसका वापी गुफा या वदती गुफा का निर्माण भी, या पदथिक गुफा का निर्माण इसने करवाया था। अभी देखिए दोस्तों इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जो बाराबार की गुफाएं हैं, जो ये आपकी बाराबार की गुफाएं के अंदर 4 गुफाएं आती हैं। बाराबार के अंदर 4 गुफाएं आती हैं, कौन कौन सी आती हैं, नंबर 1 पर
सुदामा गुफा होती है जो सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है, जो सुदामा गुफा आती है। नंबर 2 पर करण चौपड़ गुफा आती है, विश्व झोपड़ी गुफा होती है, और लम्बे ऋषि की जो प्रसिद्ध गुफा है जिसके प्रवेश द्वार क्या है, अर्धवर्ताकार अलंकृत या अर्धचंद्राकार अलंकृत माने गए हैं, जिसके प्रवेश द्वार जो जो ये लोमस ऋषि की गुफा है। सॉरी, ये विश्व झोपड़ी की गुफा तो अशोक द्वारा ही है, लेकिन जो रोमस ऋषि की गुफा है वो एनसीईआरटी के अंदर अशोक के द्वारा है। अदर बुकों में आपको दशरथ के द्वारा भी मिल सकती है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं आना। एनसीईआरटी के अंदर आपको लोमस ऋषि की जो गुफा है वो अशोक कालीन मानना है। तो दोस्तों अब चलते हैं कि नागार्जुन की गुफाएं हैं दो दशरथ के द्वारा। नागार्जुन की 3 गुफाएं कौन कौन सी है, गोपी, वापी और वदती। गोपी, वापी और वदती गोपी गुफा है 2। अब विश्व झोपड़ी गुफा है, विश्व जो झोपड़ी गुफा है जो इसमें सूपिया अभिलेख लिखा गया। इसमें कौन सा अभिलेख है, सूपिया, विश्व सूपिया अभिलेख, विश्व सूपिया अभिलेख इसमें उत्खनित किया गया है। किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। और जो सुदामा गुफा है जो सबसे प्राचीन, ये सुदामा गुफा है सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है जो आपकी सुदामा गुफा है दोस्तों। ये अशोक ने राज्यारोहण के 12वें वर्ष में इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था, राज्यारोहण के 12वें वर्ष में इसका अशोक द्वारा ने सुदामा गुफा का निर्माण का कार्य पूर्ण करवाया था। जो वापी गुफा है दोस्तों, ये वापी गुफा दशरथ के द्वारा बनाई गई, और जो वदती गुफा है ये भी आपकी दशरथ के द्वारा बनाई गई। जो वदती यानी दलदल में स्थित थी, ये दलदल में स्थित गुफा, दलदल में स्थित गुफा वदती गुफा जो या फिर पदथिक गुफा भी इसको बोलते हैं। सुदामा गुफा सबसे प्राचीन हो गई दोस्तों, और विश्व झोपड़ी गुफा में सूपिया अभिलेख हो गया। लोमस ऋषि में अर्धचंद्राकार अलंकरण के लिए प्रसिद्ध मानी गई है दोस्तों इसके अंदर। और दोस्तों सबसे बड़ी गोपी गुफा, सबसे बड़ी गुफा कौन सी होगी, गोपी गुफा हो गई। अभी इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें भी गलत कथन आपको छांटना है दोस्तों कि गलत कथन कौन सा है। इसमें गलत कथन कौन सा है, ये प्रथम यक्ष की मूर्ति आपको कहाँ मिली, मथुरा संग्रहालय में, दीदारगंज की यक्षिणी, कोलकाता संग्रहालय, राष्ट्रीय प्रतीक एम्बलम कहाँ है, सारनाथ संग्रहालय। अभी आपने कौन कौन से पढ़ के गए, प्रथम यक्ष की मूर्ति कहाँ है, मथुरा संग्रहालय में, बिल्कुल अभी हमने अध्ययन किया है। राष्ट्रीय प्रतीक एम्बलम का जो ये कहाँ स्थित है, वो भी सारनाथ संग्रहालय में। लेकिन दीदारगंज की यक्षिणी कहाँ है, हमने अभी भी पढ़ के गए हैं दोस्तों पीछे कि दीदारगंज की जो यक्षिणी है हमारी पटना संग्रहालय में है। वो दीदारगंज की यक्षिणी कहाँ है, पटना में। तो यहाँ पर कोलकाता ना आके यहाँ पर पटना संग्रहालय आएगा। पटना संग्रहालय में स्थित दीदारगंज की यक्षिणी की मूर्ति जो दाहिने हाथ में चामर ग्रहण किए हुए, जो बहुत ही प्रसिद्ध ओपदार पॉलिश किए हुए मूर्ति है, जो मौर्यकालीन मूर्ति है। प्रथम यक्ष की भी मौर्यकालीन मूर्ति है जो मथुरा संग्रहालय में स्थित है, और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह एम्बलम भी ये भी आपका सारनाथ संग्रहालय में स्थित है। तो इसका राइट आंसर दीदारगंज की यक्षिणी, ये गलत आंसर आपको छांटना था। सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ उत्कीर्ण पशु आकृतियों को दिशा के आधार पर मिलान करना है, आपको जो मिलान करना है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको अच्छे से अध्ययन करवाया था इसका कि जो सारनाथ का शीर्ष स्तंभ था, जो आपको अच्छे से ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया था, ये जो सारनाथ का आपका शीर्ष स्तंभ थे, वहाँ पर जो दिशा के आधार पर जो पशुओं को बांटा था। अब देखिए, ये आपका उत्तर हो गया दोस्तों, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं जो उत्तर के अंदर ऊपर हमने देखा था कि ऊपर सबसे शक्तिशाली बैठता है। तो ऊपर सबसे शक्तिशाली, इन 4 पशुओं में सबसे शक्तिशाली कौन हो गया, वो हो गया आपका शेर। तो ये ऊपर कौन हो गया, शेर हो गया आपका ऊपर। अब शेर का मुकाबला कौन कर सकता है, रेस के अंदर शेर का मुकाबला आपका इन 4 पशुओं में घोड़ा ही कर सकता है। तो नीचे हो गया इसके विपरीत में घोड़ा। शेर ऊपर हमने बैठा दिया, इसका मुकाबला कौन करता है, घोड़ा। तो यानी दक्षिण में कौन हो गया, घोड़ा, और उत्तर में कौन हो गया, शेर। अब दोस्तों पश्चिम में हमारा मानचित्र, भारत के मानचित्र में हम पश्चिम में, राजस्थान पश्चिम में आता है। तो राजस्थान पश्चिम में कौन कौन बचे अभी, एक तो हाथी बचा है, एक कौन बचा है, बेल बचा है। तो राजस्थान के पश्चिम में तो हाथी तो है नहीं, तो क्या आएगा, बेल। तो यहाँ पर क्या आ गया, बेल आ गया, और बचा हमारा हाथी, वो आ गया पूर्व की ओर। यानी हाथी आ गया पूर्व की ओर, उत्तर की ओर शेर आ गया, बेल आ गया
हमारा पश्चिम की ओर और घोड़ा आ गया यहाँ हमारा दक्षिण की ओर। अब इसका मिलान करते हैं दोस्तों। अब इसका मिलान करते हैं कि जो शेर, यहाँ पर जो शेर है ये शेर किसकी ओर है, उत्तर की ओर। तो हमने यानी ए का थर्ड में मिलान कर दिया। हाथी, हाथी किधर है, हाथी किधर है, पूर्व की ओर, यानी पूर्व इसका 2 बी में सेकंड वाला। बेल किधर है, पश्चिम, बेल या 4 में, और घोड़ा क्या बचा आपका दक्षिण में। इस प्रकार से इसको हमें मिलान कर दिया दोस्तों। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व के अंदर कौन कौन से पशु आकृतियाँ बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलत कथन को आपको छांटना है कि गलत कथन है अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने का, अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने का कार्य किसने किया। कि गलत कथन छांटना है कि अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने का कार्य क्या जेम्स प्रीसेस ने किया, अशोककालीन स्तंभों का उल्लेख किया युवांग च्वांग ने, ओपदार पोलिस शुंग काल की देन है, या फिर अशोककालीन शिलालेखों को खोजा, अशोककालीन शिलालेखों को खोजा किसने खोजा, टी पैथलर ने। अब इसमें राइट आंसर आपको देना है दोस्तों कि गलत कथन छांटना है कि आपको ये तो पता चलेगा कि ओपदार पोलिस कौन से काल की है, मौर्य काल की, तो ये तो आंसर इसका हो गया आपका। लेकिन और भी ऑप्शन है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये तो आपका राइट आंसर इसने लगा दिया कि जो ओपदार पोलिस है वो मौर्य काल की मानी गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ओपदार पोलिस मौर्य काल की मानी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं कि अशोककालीन जो शिलालेख है, यहाँ पर पढ़ने का सर्वप्रथम पढ़ने का कार्य किसने किया था, पढ़ने का जो प्रयास कार्य किया था, जो ब्राह्मी लिपि को, यानी ब्राह्मी जो लिपि को पढ़ने का प्रयास किसने किया था सर्वप्रथम, वो जेम्स प्रिंसेस के द्वारा किया था। और अशोककालीन स्तंभों का उल्लेख, अशोककालीन स्तंभों के 15 उल्लेखों का किसने किया था, युवांग च्वांग ने। युवांग च्वांग जो चीनी यात्री था, ये 15 स्तंभों का उल्लेख किया था। वो किसके काल में, अशोककालीन स्तंभों का उल्लेख किया था। ओपदार पोलिस मौर्य काल की मानी गई है और अशोककालीन शिलालेखों को खोजने का कार्य टी पैथलर के द्वारा किया गया। अब ये 2 क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि अशोककालीन शिलालेखों को खोजा तो था टी पैथलर, और पढ़ने का जो वहाँ पर पढ़ा था किसने, जेम्स प्रीसेस ने। जेम्स प्रीसेस के द्वारा तो पढ़ने का कार्य किया गया। जेम्स प्रीसेस, प्रीसेस, ऐसे आप याद रख लेना कि पढ़ने यानी पैसे पै यानी प्रिंसेस, पढ़ने का कार्य भी प्रिंसेस ने किया और खोजने का कार्य पैथलर के द्वारा किया गया। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। सारनाथ के शीर्ष जो स्तंभ है उस शीर्ष स्तंभ के बारे में गलत कथन को छांटना है। किसका प्रभाव, ईरान का पड़ा, बिल्कुल राइट। सारनाथ का जो शीर्ष स्तंभ था उनका प्रभाव ईरान से पड़ा। इनके 5 भागों में बांटा गया, बिल्कुल इन कुछ स्तंभ को 5 भागों में बांटा गया है। प्रतिमा की सतह अत्यधिक चिकनी पॉलिशदार, बिल्कुल पॉलिशदार है। इसकी जो चिकनी सतह है वो चिकनी पॉलिशदार है। और यह स्तंभ का संग्रह नई दिल्ली में नहीं, ये स्तंभ का संग्रह कहाँ है दोस्तों, अभी भी हम बता के गए तो सारनाथ के अंदर, सारनाथ संग्रहालय में स्थित है ये, और इसकी ऊंचाई 30 से 50 फीट है, बिल्कुल राइट। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका डी। गलत कथन को छांटना है। नेक्स्ट और अंतिम लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इसमें गलत कथन को, रॉन्ग क्वेश्चन को छांटना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने इसलिए बनाए कि क्वेश्चनों के माध्यम से सारा जो ये टॉपिक है हमारा, इसका विषय है मौर्य काल के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे इस क्वेश्चनों के माध्यम से पूरे इस टॉपिक को समेटने का हमने जो इसमें प्रयास किया है। 4 जो चक्कर हैं, जो 4 चक्कर किसका प्रतीक है, जो सूर्य का प्रतीक है, बिल्कुल राइट है दोस्तों कि 4 जो चक्कर वो चक्कर दे रखे हैं वो किसका, सूर्य व समय का प्रतीक माना गया है। उल्टा कमल है वो पृथ्वी की सच्चाई का प्रतीक माना गया है, बिल्कुल राइट है दोस्तों। इसका जो उल्टा कमल है वो भी पृथ्वी का सच्चाई का प्रतीक माना गया है। और जो वर्षभ है भूमि की उर्वरता का प्रतीक, बिल्कुल भूमि की उर्वरता का प्रतीक वर्षभ माना गया है। और जो घोड़ा है स्फूर्ति का प्रतीक या घोड़ा माना गया, नो, स्फूर्ति का प्रतीक तो दोस्तों शेर माना गया है, शेर। घोड़ा क्या है, घोड़ा माना गया है दोस्तों, अपना जो घोड़ा है वो किसका प्रतीक माना गया है, वो राजा के द्वारा चढ़ के, राजा घोड़े के ऊपर चढ़ के और जो हमारे आपके जो क्षेत्र के अंदर भ्रमण करता था, क्षेत्र को विस्तार के भ्रमण करता था, तो यहाँ पर घोड़े को विस्तार का क्षेत्र, विस्तार का प्रतीक माना गया है। यानी घोड़ा
क्षेत्र का विस्तार, विस्तार क्षेत्र का प्रतीक माना गया है, क्षेत्र का विस्तार करने का प्रतीक माना गया है घोड़ा का। स्फूर्ति और को माना गया आपको शेर को, और वर्षा भूमि की उर्वरता, उल्टा कमल पृथ्वी का, और इसमें हाथी का चतुरता। हाथी क्या होगा दोस्तों, हाथी, हाथी का किसका, चतुरता, हाथी चतुरता ना, यानी चतुरता का प्रतीक माना गया है वो कौन सा आपका, हाथी। हाथी तो चतुरता का प्रतीक माना गया है, और घोड़ा आपका विस्तार क्षेत्र, और शेर स्फूर्ति का क्षेत्र, और वर्षभ भूमि की उर्वरता का प्रतीक माना गया है। तो इस प्रकार से हमारे जो मौर्यकालीन वास्तुकला थी वहीं पर कंप्लीट होती है। और आई होप गाइज आपको सबको ये हमारी जो क्लासें हैं क्वेश्चनों के माध्यम से हमने ये संपूर्ण किया है, वो आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और शेयर करना ना भूलिए, और हमारे वी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्लासेस के माध्यम से, ऐप के माध्यम से हमसे जुड़ना ना भूलिए। तब तक अगली क्लास में हम दोस्तों इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। हमारे फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी कॉलेज लेक्चर फर्स्ट ग्रेड के इस विषय के अंदर जो हम इस कड़ी में सीरीज़ में चल रहे हैं, जो अब मौर्य काल के आगे हम पढ़ेंगे ड्राइंग फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी के जो सिलेबस के बारे में। तब तक जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे मित्रों।